नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे आगामी एग्ज़ाम की। हमारे द्वारा भी दोस्तों विशेष सीरीज चलाई गई है टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से, यानी कि शिक्षण अभिरुचि। अभी तक दोस्तों इस सीरीज़ में हमने 6 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि दोस्तों आपको आगामी एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे ये सभी पार्ट। प्रवक्ता स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम हो या फिर उत्तराखंड एलटी, इसके अलावा सीटीटी, यूटीटी और इसके अलावा यूजीसी नेट में भी दोस्तों आपको ये सीरीज़ हेल्प करने वाली है। तो आपको इस सीरीज़ को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है। आज हम दोस्तों टॉप के एमसीक्यू आपको सॉल्व करवाएंगे दोस्तों, जो कि एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड पर आधारित होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का दोस्तों पहला प्रश्न है, यदि आपके प्रधानाचार्य आपको पसंद नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे? आप उन्हें खुश करने का यथासंभव प्रयास करेंगे? आप उनकी नाराज़गी का कारण जानना चाहेंगे? आप इसकी चिंता किए बिना अपना काम लगन और निष्ठा से करते रहेंगे? आप प्रबंध समिति के लोगों से अपने संबंध को मजबूत करेंगे? तो दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगर आपके प्रधानाचार्य आपको पसंद नहीं करते हैं, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? आप सबसे पहले दोस्तों उनकी नाराज़गी का कारण जानना चाहेंगे। प्राइमरी तौर पे दोस्तों आपको यही करना चाहिए कि आपके प्रिंसिपल आपसे क्यों नाराज़ है, तो आप वो पता करना चाहेंगे, ठीक है ना? आप ये जो है, ये जो दोस्तों आपका सेकंड स्टेप है, ठीक है? तो पहला स्टेप आपका यही है कि आप उनसे कारण जानना चाहेंगे और उसके बाद ही दोस्तों आप अपना काम लगन और निष्ठा से कर पाएँगे। लेकिन दोस्तों अगर आप कारण बिना जाने अपना कार्य करते रहेंगे, तो कहीं न कहीं दोस्तों आप जो प्रधानाचार्य है, जो आपका शिक्षक स जैसा हमने दोस्तों आपको बताया था कि जो आपका एटीट्यूड है टुवर्ड्स योर टीचर, प्रिंसिपल, ठीक है, साथी शिक्षक है, तो वो दोस्तों आपका कहीं न कहीं खराब होगा। तो आप सबसे पहले उनकी नाराज़गी का कारण जानना चाहेंगे। नेक्स्ट है, स्कूल के बाद आपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए? यानी कि स्कूल के बाद अपने खाली समय पर अध्यापक को क्या कार्य करना चाहिए? घर में पत्नी के काम में पत्नी के संग हाथ बटाना चाहिए, स्व अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए, ट्यूशन के संग अपनी आय और ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, या फिर दोस्तों के संग मौज मस्ती करना चाहिए। तो काफ़ी सिंपल है दोस्तों प्रश्न। तो इसका राइट आंसर है कि आप दोस्तों स्व अध्ययन यानी कि सेल्फ स्टडी के द्वारा अपने आप को डेवलप करना चाहिए। देखिए जैसे दोस्तों हम अभी आपको शिक्षण बताते चले गए हैं। शिक्षण एक सामाजिक दोस्तों प्रक्रिया है, समय के संग संग दोस्तों ये परिवर्तित होती है, डायनेमिक प्रोसेस है। तो उसमें आपको लगातार सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, जिससे कि दोस्तों आप अपने ज्ञान को डेवलप कर सके, अपने शिक्षण को भी दोस्तों आप डेवलप कर सकें। अगला प्रश्न है, छात्रों में श्रम का महत्व, भावना का क्या अर्थ है? श्रम का क्या महत्व है? इस तरह की भावना छात्रों में आपने लानी है, इसका क्या महत्व है? शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, सभी काम समान रूप से इज्जत वाले होते हैं। तो देखिए श्रम का महत्व, ये दोस्तों एक शिक्षक को छात्रों में इस भावना को जरूर डेवलप करना चाहिए, उसका विकास करना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि भाई शारीरिक श्रम करने से आपका मान सम्मान नहीं घटेगा, कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है, सभी काम समान रूप से इज्जत वाले होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ये फोर्थ है दोस्तों, ये बिल्कुल करेक्ट है। उपरोक्त सभी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है? दोस्तों जब आप टीचिंग करने जाते हैं तो आपके पास नॉलेज भी है, ट्रेनिंग भी है, एक्सपीरियंस भी है, इसके अलावा आप रिसर्च भी करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या चाहिए? आपको दोस्तों अभिरुचि चाहिए और इसके अलावा पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए। यानी कि दोस्तों आपका एप्टीट्यूड और पॉजिटिव अगर एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है, दोनों के दोनों दोस्तों होने चाहिए, तभी जाके दोस्तों आपका जो शिक्षण है वो प्रभावशाली एवं सार्थक होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है। टीचिंग एप्टीट्यूड का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता, शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता, छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता, या फिर उपरोक्त सभी। अब देखिए दोस्तों ये तो जो स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल नेगेटिव है, ये तो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता, लेकिन दोस्तों ये एक ऐसा आंसर है जिसका आप कह सकते हैं दायरा काफ़ी लो है, मतलब कि आप इसको कह सकते हैं कि उतना विस्तृत नहीं है। अब शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता दोस्तों, इसका जो दायरा है वो काफ़ी विस्तृत है, इसका क्षेत्र विस्तृत है, इसके अंतर्गत ही दोस्तों ये आ जाता है। तो अगर शिक्षण को आप छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता रखेंगे,
तो वो दोस्तों उनको रोजगार उन्मुख भी बनाएगा और भी दोस्तों कई मामलों में दोस्तों शिक्षण है वो उनकी मदद करेगा। ठीक है, तो शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाना है, यानी कि दोस्तों उनकी जितनी भी समस्या है उनका समाधान करना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 31 है, यदि शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण ना हो तो इसका क्या परिणाम होता है। यानी यदि कोई शिक्षक है अगर उसमें जजमेंट की कैपेबिलिटी नहीं है, अगर वो बायास्ड है, तो इससे क्या होगा? इससे छात्रों का हित नहीं हो पाता, इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान नहीं मिलता है, शिक्षक की आत्मा मर जाती है और शिक्षक निरंकुश बन जाता है। तो देखिए, अगर कोई शिक्षक है, अगर वो न्याय और निष्पक्षता का उसमें गुण नहीं है, तो इससे जो शिक्षक है दोस्तों छात्रों के बीच में अपना विश्वास खो देता है और उसको सम्मान नहीं मिलता है। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? छात्रों का विश्वास है। तो अगर शिक्षक छात्रों का विश्वास खो देता है तो फिर उसको दोस्तों छात्रों के द्वारा कभी भी सम्मानित नहीं किया जाता है, वो सम्मान जो उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो अगर एक शिक्षक है वो अगर बिल्कुल अनबायस्ड है, निष्पक्षता का गुण है, जजमेंट का दोस्तों उसमें गुण है, तो वो हमेशा छात्रों के हित में कार्य करेगा और हमेशा दोस्तों उसको छात्रों का विश्वास उस पर बना रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही है? शिक्षक को पढ़ाते समय छात्रों की भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षक को मंद गति से सीखने वाले छात्रों को झिड़कना नहीं चाहिए। शिक्षक को मेधावी बालकों का समुचित पथ प्रदर्शन करना चाहिए। तो देखा जाए तो ये तीनों स्टेटमेंट दोस्तों आपके पॉजिटिव हैं। हर बालक दोस्तों भिन्न है और हर छात्र शक्ति की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से, रुचियों की दृष्टि से दोस्तों डिफरेंट होता है। तो आपको दोस्तों उन डिफरेंस का पता होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों आपको टीचिंग करनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे, शिक्षक ऐसे भी छात्रों को झिड़कते हैं कभी कभार या उनसे नाराज हो जाते हैं जो कि बहुत धीरे धीरे सीखते हैं। तो ऐसे छात्रों से प्रेम और सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करने की आवश्यकता रहती है। आप उस पर नाराज नहीं हो सकते। ठीक है, तो मंद गति से सीखने वाले छात्रों को झिड़कना नहीं चाहिए। ओके। शिक्षकों को मेधावी बालकों का समुचित पथ प्रदर्शन करना चाहिए। अब देखिए, जो मेधावी बालक होते हैं इनकी भी दोस्तों अपनी अलग डिमांड होती है टीचर से। इनको दोस्तों एक प्रॉपर गाइडेंस की आवश्यकता होती है। तो मेधावी बालक हैं, इनका पथ प्रदर्शन करना चाहिए, इनको बहुत अच्छी तरह से गाइड करना चाहिए। तो डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की असफलता का कारण क्या है? हमारे भारत में जो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चल रहे हैं तो उनकी दोस्तों असफलता है वो, उस असफलता का क्या कारण है? सबसे पहले अनुदेशकों एवं अन्य कार्यकर्ताओं की लापरवाही। बिल्कुल सही है दोस्तों, प्रौढ़ों के लिए अतिरिक्त अभिप्रेरणा की व्यवस्था ना होना। कहने का मतलब है दोस्तों कि उनको प्रेरणा नहीं है दोस्तों, उनके लिए मोटिवेशन नहीं है कि वो पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़े। ठीक है, तो वो दोस्तों व्यवस्था ना होना तो दोस्तों ये असफलता का कारण है। इसके अलावा दोस्तों प्रॉपर दोस्तों मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है, निगरानी नहीं हो पाती है, जिस कारण से ये जितने भी कार्यक्रम है दोस्तों एक तरह से असफल हो रहे हैं। तो डी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है? क्या स्कूलों में नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए? स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। इस शिक्षा को स्कूलों में देने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की शिक्षा को अध्यापक अपने व्यवहार द्वारा देना चाहिए या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, शिक्षक भले ही अपने व्यवहार से दे या फिर अगर आप क्लास में दोस्तों अगर आप नैतिकता का पाठ भी पढ़ाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक लेवल तक आकर तो स्कूलों में नैतिक शिक्षा को दोस्तों अवश्य दिया जाना चाहिए। चाहे शिक्षक अपने व्यवहार से दे या फिर प्रिंसिपल आके बताए, नैतिकता का पाठ पढ़ाए, या फिर हो सकता है कि आपके सिलेबस में वो चीज़ मेंशन्ड हो। तो नैतिकता तो होनी चाहिए, एथिक्स की तो दोस्तों डेफिनेटली शिक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन केवल एथिक्स ही नहीं दे सकते आप, बाकी नॉलेज भी जरूर देनी चाहिए। अगला प्रश्न, यदि आपको अंतः सेवा प्रशिक्षण के लिए कहीं भेजा जाए तो आप वहाँ क्या करेंगे? अगर यानी कि दोस्तों आप सर्विस के दौरान आपको दोस्तों कहीं ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है तो आप क्या करेंगे? आप शिक्षकों से अपना संपर्क बढ़ाएंगे, नई नई शिक्षण विधियां सीखेंगे, अनुभवी अध्यापकों के अनुभव सीखेंगे, उपरोक्त सभी तो बिल्कुल सही है। शिक्षकों से दोस्तों आप अपना संपर्क बढ़ाइए,
ताकि आपकी जो समस्याएँ हैं, उनका समाधान करने के लिए भविष्य में आपके काफ़ी कार्य आएँगे, काफ़ी काम आएँगे टीचर्स। इसके अलावा नई-नई दोस्तों जो टीचिंग मेथड्स हैं, उनको आप सीखेंगे, क्योंकि नई-नई जो टीचिंग मेथड्स होती हैं दोस्तों, वो साइंटिफिक रूप से डेवलप की जाती हैं और बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती हैं। तो इसलिए नई-नई शिक्षण विधियाँ आप सीखें। इसके अलावा अनुभवी अध्यापकों से उनके एक्सपीरियंस को भी ज़रूर आप सीखेंगे, तो डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। मित्र की तरह मिलेंगे, अजनबी की तरह, या फिर गंभीर होके, या फिर उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे? एक अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और काफ़ी इस पर डिबेट भी चलती है। स्कूल के बाहर आप किसी छात्र से किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? देखिए दोस्तों, आप स्कूल के बाहर उससे थोड़ा-सा गंभीर व्यवहार करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब कि एक शिक्षक और एक छात्र है, उसके बीच में दोस्तों एक प्रॉपर मर्यादा होनी चाहिए। तो आप दोस्तों एक गंभीर व्यवहार उससे करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आप मित्रों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। मित्रों की तरह आप वहाँ पर व्यवहार करो जहाँ पर आवश्यकता रहती है, यानी कि आप क्लासरूम में आप उससे मित्रों की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि क्लासरूम में जो बच्चे हैं वो आपसे डरते हैं। तो वहाँ पर दोस्तों आपको उनको सहज करने की आवश्यकता है। दूसरी ओर जहाँ पर बच्चे जैसे अगर आपसे बाहर मिल रहे हैं, तो अगर आप उनसे मित्रों की तरह व्यवहार करेंगे, तो फिर दोस्तों वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे कभी भी, ठीक है ना? रिस्पेक्ट नहीं देंगे, और फिर आप मित्रों की तरह आप उनसे व्यवहार करेंगे, तो वो आपको बिल्कुल अपने समकक्षी मानने लग जाएँगे। तो थोड़ा-सा एक जो मर्यादा है, एक जो डिफ़रेंस है, एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में वो रहना चाहिए। तो आप उनसे थोड़ा-सा गंभीर होकर ही व्यवहार करें। जो आपकी टीचर की एक मर्यादा होती है, उसके अकॉर्डिंग ही आप दोस्तों उनके संग व्यवहार करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, एक शिक्षक का निजी जीवन, पर्सनल लाइफ़ कैसी होनी चाहिए? पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, स्कूल के मानक के अनुरूप होना चाहिए, चाहे जैसा भी हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, अति गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए। अब देखिए, ये तो बिल्कुल गलत है। अति गंभीर भी और दिखावापूर्ण भी नहीं होना चाहिए। जैसा चाहे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है। देखिए, आपका जो पर्सनल लाइफ़ है वो कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट करती है आपके बिहेवियर में। तो वो बिल्कुल आप जब आप शिक्षक टीचर्स जब आप छात्रों को दोस्तों पढ़ाने जाएँगे एज़ अ टीचर, तो आपके रिफ्लेक्ट करेगा जो आपका पर्सनल लाइफ़ जैसी रहती है, ठीक है? तो स्कूल के मानकों के अनुरूप रहेंगे। स्कूल के मानक इसको कभी भी आपको स्टैंडर्डाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना? आपके पद की जो गरिमा है, एक एज़ अ टीचर से आप जो दोस्तों एक्सपेक्ट करते हैं, वही होना चाहिए। तो आपकी पद की गरिमा के अनुरूप ही शिक्षक का निजी जीवन होना चाहिए। तो एक शिक्षक का कैसा निजी जीवन होना चाहिए, वो उसके पद पर डिपेंड करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि आप चाहते हैं कि बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़कर घर ना बैठें बल्कि प्राइमरी शिक्षा पूरी करें, तो इस संबंध में आपके क्या सुझाव? आपने देखा होगा दोस्तों कि कई बच्चे क्या होते हैं, वो अपनी क्लास को बीच में ही छोड़ देते हैं, ठीक है? अब ये क्यों होता है? मतलब बहुत सारा ऐसा होता है दोस्तों कि जो बच्चे हैं वो अपनी प्राइमरी शिक्षा को भी पूरी नहीं कर पाते, बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं, ठीक है? तो इसका क्या कारण है? तो शिक्षा को छात्रों के व्यावहारिक जीवन के लिए उपयोगी बनाया जाए, बच्चों का सतत मूल्यांकन की जाए ताकि वार्षिक परीक्षाएं में वो बच्चे अनुत्तीर्ण ना हो, बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ विशेष आर्थिक अभिप्रेरणा दी जाए, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, आपने दोस्तों यहाँ पर देखना है कि शिक्षा को छात्रों के व्यावहारिक जीवन के लिए उपयोगी बनाया जाए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब शिक्षा है दोस्तों, वो किस काम की, अगर उसका व्यावहारिक जीवन में आपके उपयोग नहीं हो पाता है, ठीक है? तो इसलिए दोस्तों व्यावहारिक जीवन में उसको उपयोगी बनाया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बच्चों में सबसे ज़्यादा जो डर रहता है दोस्तों, वो फेल होने का डर रहता है। तो इसलिए बालकों का सतत मूल्यांकन किया जाए। सतत मूल्यांकन दोस्तों एक काफ़ी ब्रॉड और व्यापक प्रोसेस है दोस्तों, ये लगातार चलती है, जिसका आप लगातार मूल्यांकन करते हुए चले जाते हैं। तो ऐसे में जब वार्षिक परीक्षा आती है, तो उनमें अनुत्तीर्ण होने का भय ना हो। अगर उन्होंने पूरे साल भर अच्छा कार्य किया है, तो उनको वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने का मौका मिले, ठीक है ना? और इसके अलावा बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ आर्थिक अभिप्रेरणा भी दी जाए। कई बार बच्चे क्या होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, या फिर कभी-कभार क्या होता है, मोटिवेशन की दोस्तों आवश्यकता होती है। जैसे आप पुरस्कार देते हैं, ठीक है? या दंड देते हैं, पुरस्कार देते हैं। तो आप पुरस्कार देते हैं, तो उससे दोस्तों क्या होता है, उनको मोटिवेशन मिलता है। अभी आपने देखा होगा कि जैसे अभी सरकार के द्वारा स्कीम स्टार्ट की है कि जो बच्चे अगर स्कूल आएँगे तो उनको ₹22 दिया जाएगा। तो इस तरह की कुछ आर्थिक अभिप्रेरणा जैसे बच्चे को मिलेगी, तो उस कारण से दोस्तों बच्चे हैं स्कूल आना प्रारंभ करते हैं। जैसे मिड डे मील को स्टार्ट किया गया ना, ताकि बच्चों को पोषण तो दिया ही दिया जाए, इसी तरह से कम कुछ ना सही तो खाना खाने के बहाने तो स्कूल तो आएँगे। तो ये दोस्तों दिया जाना ज़रूरी है, ठीक है? तो इससे दोस्तों जो अपव्यय, इसको हम बोलते हैं अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या।
ठीक है, अपव्यय अवरोधन की समस्या, ये दोस्तों कहीं ना कहीं दूर होती है। तो डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या हल ना होने का प्रमुख कारण क्या है? देखिए, तरह तरह के आयोग आए, स्वतंत्र भारत के पश्चात भी आए, स्वतंत्र भारत से पहले भी आए। तो शिक्षा का माध्यम क्या रहे, इस पर हमेशा से दोस्तों डिबेट रही है। शिक्षा का माध्यम दोस्तों हमेशा से ही मातृभाषा को बोला गया है, लेकिन मातृभाषा भी दोस्तों क्या है, सबकी अलग अलग है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत का सवाल है कि स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम क्या होना चाहिए। ये दोस्तों अब देखा जाए तो मातृभाषा को भी कहाँ पर देखा गया, स्थानीय भाषा को भी स्टार्टिंग यानी कि प्राइमरी लेवल पे दोस्तों देखा गया। तो शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, ये दोस्तों क्या है, एक तो अंग्रेजी का दबदबा, भारत का बहुभाषी देश होना, भारत की राजनीति या फिर भारत का अन्य यूरोपीय देशों से पारस्परिक संबंध। तो देखिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो हम कह सकते हैं प्रमुख कारण है दोस्तों, वो है भारत का बहुभाषी देश होना। ठीक है ना? भारत का जो दोस्तों बहुभाषी देश होना है, यही दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है, जो कि भारत में जो शिक्षा के माध्यम है उसकी सफलता उसको दोस्तों नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना? तो अब आपने देखा भी होगा कि दोस्तों जो हमारे राज्यों का दोस्तों जो विभाजन हुआ है वो भाषाओं के आधार पर ही हुआ है। ठीक है ना? भाषाओं के द्वार जो आधार पर ही दोस्तों जो फजल अली आयोग बैठा था, तो 1955 में दोस्तों उसके आधार पर ही दोस्तों फिर क्या हुआ था कि हमारे भाषाओं के आधार पर ही भारत का विभाजन हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि जो शिक्षा का माध्यम है वो क्या बनाया जाए, किस भाषा को बनाया जाए, वो समस्या अपने आप ही बनी हुई है। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाया जाना चाहिए, कैसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो, जो समृद्ध हो, जिसमें अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो। तो देखिए, भाषा को क्या माध्यम बनाया जाना चाहिए जिस पर दोस्तों जनसाधारण का आधिपत्य हो, यानी कि दोस्तों जो लोगों को आती हो, सिंपल सी बात है। अब आप ऐसी भाषा को माध्यम बना देंगे जिसको बच्चे सीख नहीं पा रहे, जो उनको आती नहीं है, तो ऐसी भाषा में अगर आप उनको शिक्षा देंगे तो वो क्या सीखेंगे? ठीक है? तो सिंपल सी बात है कि शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाया जाना चाहिए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, क्या आप समझते हैं जो छात्र हैं वो शिक्षक विरोधी होते हैं? हाँ, क्योंकि शिक्षक उन्हें अनुशासित रखने का प्रयास करता है। नहीं, उनका विरोध मात्र उस व्यवस्था से होता है जो उनकी आवश्यकताओं की उपेक्षा करती है। हाँ, क्योंकि वे स्वतंत्र वातावरण में जीना चाहते हैं जिसका अध्यापक अवसर नहीं देता। नहीं, यह सोचना गलत है। देखिए, आप शिक्षक जो हैं, सॉरी, जो छात्र हैं वो शिक्षक विरोधी होते हैं, क्या ये सही है, गलत है? नहीं, ये दोस्तों गलत है। देखिए, जो छात्र हैं वो शिक्षक का विरोध नहीं करते हैं, ये उस व्यवस्था का विरोध करते हैं जो कि उनकी आवश्यकताओं की उपेक्षा करती है। ठीक है ना? अब जो उनकी दोस्तों आवश्यकताएं हैं, क्योंकि हर छात्र अपने आप में अलग है, उसकी अपनी आवश्यकताएं हैं। तो ये जो छात्र हैं दोस्तों, जो स्टूडेंट्स हैं, ये उस व्यवस्था का ही विरोध करते हैं जिसमें इनकी उपेक्षा हो सकती है। अब इसमें दोस्तों उस व्यवस्था में शिक्षक भी आ सकता है, प्रिंसिपल भी आ सकता है, स्कूल मैनेजमेंट भी आ सकता है, ठीक है? कोई भी हो सकता है। तो जहाँ पर स्टूडेंट्स की आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाएगी, वो उस व्यवस्था का क्या करेंगे? विरोध करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? टीचिंग के दौरान दोस्तों अगर कोई समस्याएं आती हैं तो उसको कौन हल करेगा? प्रधानाचार्य करेंगे, शिक्षाविद करेंगे, सरकार करेगी या फिर टीचर करेंगे? तो ऑफ कोर्स शिक्षण की समस्याओं को हल करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों, वो टीचर्स की होती है, क्योंकि टीचर्स ही दोस्तों जानते हैं कि भाई शिक्षण में क्या कमियां हैं, छात्रों के अंदर क्या समस्याएं आ रही हैं, और छात्रों को जो समस्याएं हैं उनको हल करने का दायित्व शिक्षकों का ही होता है। आपके विचार में शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो या फिर रोजगार केंद्रित हो। आज के ज़माने में दोस्तों हम जानते हैं कि जो शिक्षण है, चाहे शिक्षा है, वो हमेशा दोस्तों क्या होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। छात्रों की आवश्यकताओं, उनकी रुचियों के अनुरूप ही होनी चाहिए। तो हमेशा दोस्तों जो शिक्षा है वो तभी सार्थक होगी जब वो छात्र केंद्रित होगी, यानी कि छात्र दोस्तों इसमें प्राथमिक होगा, बाकी सभी चीज़ें अपने आप ही गौण होगी। अगला प्रश्न देखेंगे, आपके विचार में शिक्षण क्या है? आपके विचार में शिक्षण क्या है? एक कला है, कौशल है, तपस्या है या फिर क्रिया मात्र है? तो ये दोस्तों आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, इसका जो राइट आंसर है, अगर मैं प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में बोलूं, तो शिक्षण दोस्तों अपने आप में कौशल है।
देखिए, वैसे शिक्षण को तो एक कला और विज्ञान भी माना गया है, शिक्षण कला भी है एवं विज्ञान भी है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। लेकिन दोस्तों अगर प्राइमरी रूप से दिखाया जाए तो शिक्षण दोस्तों क्या है, टीचिंग्स आपके अपने आप में एक स्किल्स है, ठीक है? क्योंकि आपने दोस्तों उन स्किल्स का यूज़ करना होता है क्लास में, ठीक? कला तो है ही है, विज्ञान भी है, लेकिन दोस्तों उससे ज़्यादा ऊपर दोस्तों अपने आप में क्या है, कौशल है। कौशल को दोस्तों सर्वोपरि स्थान है टीचिंग में। तो जब आपके सामने ऑप्शन इस तरह का आता है कि जब कौशल को लिखा जाता है तो कौशल भी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर होता है। कला और विज्ञान से आप इसके ऊपर दोस्तों आप इसको रखेंगे। तो टीचिंग एक्चुअली में दोस्तों क्या है, अपने आप में एक कौशल है। आपके जो शिक्षण के जो कौशल्स होते हैं उनका यूज़ ही करना अपने आप में कौशल है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा को अगर हम फ्री कर दें तो इससे क्या होगा? अध्यापक इसे गंभीरता से नहीं लेंगे, साक्षरता बढ़ेगी, स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरेगा, उपरोक्त सभी। अब देखिए, अगर आप प्राइमरी जो शिक्षा है या प्राइमरी एजुकेशन है, अगर आप उसको निःशुल्क कर दें, फ्री कर दें, तो क्या होगा इससे? इससे अब अध्यापक इससे गंभीरता से नहीं लेंगे, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। स्कूलों में शिक्षा का स्तर क्यों गिरेगा? अगर फ्री भी है तो शिक्षा का स्तर इससे कैसे गिर जाएगा? ऑफ कोर्स दोस्तों इससे क्या होगा, साक्षरता बढ़ेगी। प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने का ये फ़ायदा है कि इससे साक्षरता दर बढ़ेगी। जो लोग शुल्क को वहन नहीं कर सकते वो लोग भी अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाएँगे, तो साक्षरता दोस्तों अपने आप ही बढ़ेगी। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि शिक्षक यह कहे जो मैं कुछ करता हूँ उस पर ध्यान ना दो, अपितु जो मैं कहता हूँ इसका अनुसरण करो, तो इससे क्या होगा? अगर शिक्षक ऐसा कहता है कि जो कुछ मैं करता हूँ उस पर ध्यान ना दो, जबकि जो मैं कहता हूँ उसका अनुसरण करो, तो छात्र उसके कहने के अनुसार चलेंगे, ऐसा कभी होता है? कभी नहीं होता। छात्रों पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल करेक्ट है। छात्रों पर दोस्तों इसका सही इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। जो मैं कुछ करता हूँ, ये छात्र उस पर ध्यान ना दें, बल्कि जो मैं कुछ कहता हूँ उसका अनुसरण करो। देखिए, सबसे पहले आपको करके दिखाना होता है, तभी छात्र आपका अनुसरण करेंगे, है ना? अगर आप करते कुछ और हैं और कहते कुछ और हैं, तो आप छात्र छात्र उसमें अपने आप ही असमंजस में रहेंगे, ठीक है? तो इसलिए क्या होता है कि छात्रों को, अगर आप अपनी तरफ से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट चाहते हैं, उन पे अच्छा प्रभाव चाहते हैं, तो जो आप कहते हैं उसको करना भी होगा, जो आप करते हैं उसको कहना होगा, ठीक है? तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान रहे, जो मैं कुछ करता हूँ उसका ध्यान ना दो, तो ये बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या आपके विचार में शिक्षक का व्यक्तित्व आकर्षक होना चाहिए? क्या व्यक्तित्व होना चाहिए? भई हाँ, ताकि वह अपने छात्रों को पर्सनैलिटी से प्रभावित कर सके। हाँ, ताकि लोग उससे बात करने में हिचकिचाएँ। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ताकि वह समाज में सबसे अलग दिखाई दे। तो क्या इसका राइट आंसर है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ए वाला कि यस, वह छात्रों को अपनी पर्सनैलिटी से प्रभावित कर सके। हम इसके बारे में भी दोस्तों ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमेशा शिक्षक है उसका जो पर्सनैलिटी है दोस्तों वो आकर्षक होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। उसकी जो वेशभूषा है दोस्तों वो भी साधारण ना हो के दोस्तों नॉर्मल होनी चाहिए। ज़्यादा हम कह सकते हैं ज़्यादा तड़क-भड़क भी ना हो, तो ज़्यादा सिंपल भी ना हो, मतलब अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? प्रॉपर होनी चाहिए। तो एक शिक्षक की पर्सनैलिटी भी दोस्तों आपकी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, तभी जाके वो अपने छात्रों को अपने पर्सनैलिटी से दोस्तों इफ़ेक्टिव कर पाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। क्या है? भाग्य का अनुकूल होना, अवसर प्राप्त करने की क्षमता का होना, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना, परिश्रम से ना भागना, या फिर उपरोक्त सभी। अब देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर जो भाग्य का अनुकूल होना ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं है। अवसर प्राप्त करने की क्षमता होना दोस्तों ये आपका जो स्टेटमेंट है ये इस तरह का है कि भैया ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है दोस्तों की जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उसमें अपने आप को समायोजित कर लेना और परिश्रम करने से ना डरना, यानी कि परिश्रम करना, हार्ड वर्क करने से ना भागना, यही दोस्तों जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न देखेंगे, अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग है। यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के संग छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे, अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखा जाए तो बहुत अच्छे ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन हैं बिल्कुल करेक्ट है। अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग है, और अगर शिक्षक बनाए तो सब पर समर्पण भाव से छात्रों के हित के लिए सदैव कार्य करे, अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध को दर्शाए। तो ये दोस्तों एक अच्छे शिक्षक की क्वालिटी है, और ऐसा अगर आपको कोई छात्र मिलता है जिसमें सभी क्वालिटी है तो उस पर ऑफ कोर्स आपको प्राउड फील होना चाहिए।
अगला प्रश्न देखिए, यदि वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आपको निर्णायक मंडल में शामिल कर लिया जाए तो आप क्या करेंगे? कोई डिबेट चल रही है और अगर आपको दोस्तों जज कमेटी में बैठा दिया जाए तो आप क्या करेंगे? गर्व का अनुभव करेंगे, प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय लेंगे, साथ ही निर्णायकों को ध्यान में रखकर निर्णय लेंगे या विषय वस्तु पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। आप देख सकते हैं, गर्व का अनुभव करना ये तो दोस्तों आपका एक पर्सनल फीलिंग है। प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय लेंगे, बिल्कुल करेक्ट है, जो कि दोस्तों आपके आइडल है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो वहाँ पर कंटेस्टेंट होंगे, उनके आप प्रदर्शन को देखेंगे और उनके अनुसार ही आप वहाँ पर डिसीज़न लेंगे। अब साथ ही जज क्या कर रहे हैं, उन पर आप ध्यान नहीं रखेंगे। आपको जैसा लगता है, आप उसके अनुसार ही अपना निर्णय देंगे। बगल वाला जज अगर किसी प्रतिभागी को ज़्यादा मार्क्स देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे इन्फ्लुएंस होके आप भी उसको ज़्यादा मार्क्स दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपको उसका जो प्रदर्शन है, वो कैसा लगा, उसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों आप वहाँ पर जजमेंट देंगे और कंटेंट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, तो फिर आप जज किस बात के, ठीक है? कंटेंट पर तो ध्यान आपने बिल्कुल देना ही देना है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। आई होप दोस्तों कि आपको अच्छे लगे होंगे और आपको ज़रूर मदद करेंगे आगामी एग्जाम में। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।